ये बड़ा फर्क है डिफेंस में और बाहर की दुनिया में कि आई स्पेशलिस्ट, द अल्फाबेट आई, मैं, आई, हर जगह जो आई बोलेगा, ऐसे आई स्पेशलिस्टों की जगह फौज में नहीं है, टीम वर्क की जगह है। आप ये कह सकते हो कि हम एक छोटा सा भारत है, ऐसा छोटा भारत जो यूनिटी से काम करता है, जिसमें कुछ सोल्जर्स होते हैं जो गन्स फायर करते हैं, कुछ इंजीनियर्स भी होते हैं, कुछ डॉक्टर्स भी होते हैं, कुछ शेफ भी होते हैं। पिछले कई दशकों में आज़ादी के बाद पहली बार जो सबसे बड़ा कदम उठाया गया, मैं कहूँगा उस दिन भारत जुड़ गया कश्मीर से, वो था द 370 का एब्रोगेशन होना, उसको कम किया जाना, उसके जो प्रावधान थे उसको कम करना। ये जब हुआ तब द नॉर्दर्न कमांड ऑफ द इंडियन आर्मी, उनको कॉन्फिडेंस में लिया गया था, उनको तैयारी का टाइम दिया गया था, उनका एक्शन प्लान लिया गया था। और जब ये सब कुछ रेडी था और ऐसी कई सारी चीज़ें रेडी हुई, उसके बाद ही ये पॉलिटिकल डिसीजन लिया गया, नेशनल डिसीजन लिया गया कि अब हम आर्टिकल 370 को एब्रोगेट करेंगे। नमस्कार एंड वेलकम टू लेट्स टॉक पॉडकास्ट। आपने कभी सोचा है कि डिफेंस की दुनिया कैसी होती है? आपको कभी उस दुनिया में जाने का मौका मिला है? चलिए आज आपको मौका देते हैं डिफेंस की दुनिया में जाने का, डिफेंस की दुनिया की सैर कराते हैं। आज के हमारे बहुत ही अच्छे गेस्ट, और मैं कहती हूँ कि मेरे दोस्त जैसे हैं, हमारे कैप्टन जयदेव जोशी, जो हमें डिफेंस की दुनिया की सैर कराएंगे। वेलकम टू द पॉडकास्ट सर। Thank you so much, Nishita, and Jai Hind to you, and also thank you for having me here on your Let's Talk podcast. ऑलवेज वेलकम सर। और सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि डिफेंस की दुनिया जो होती है वो हम सिविलियंस के लिए बहुत ही अलग होती है, और मुझे ये भी पता है कि डिफेंस वाले जब हम उनकी दुनिया में एंटर करते हैं तब आज तो सिविलियंस आने वाले हैं, ऐसा सब होता है। इज दैट ट्रू? जी हाँ, थोड़ा बहुत जरूर है। जैसे हम सिविलियंस को द सिविलियंस बुलाते हैं, वैसे आप लोग भी हमको डिफेंस वालों को कुछ अलग निगाह से जरूर देखते हो। अकड़ू होते हैं, खड़ूस होते हैं, बहुत कायदा कानून से चलते हैं, घड़ी के ऊपर चलते हैं, इमोशनलेस होते हैं। यस, ऐसी काफी सारी बातें द सिविल वर्ल्ड रखता है डिफेंस के बारे में। वैसे ही डिफेंस सोचता है कि सिविलियंस क्या होंगे। तो जो इसका बेसिस जो है, जो रीजन है इस अलग दुनिया की फीलिंग का, वो ये है कि काफी फर्क है एथोस में, काफी फर्क है वर्किंग कल्चर में। आप ये कह सकते हो कि हम एक छोटा सा भारत है, ऐसा छोटा भारत जो यूनिटी से काम करता है, ऐसा छोटा भारत जो टीम वर्क के ऊपर ज्यादा काम करता है, और ऐसा भारत जो हमेशा रिजल्ट कैसे देना उसके ऊपर काम करता है, जिसमें यस कुछ सोल्जर्स होते हैं जो गन्स फायर करते हैं, कुछ इंजीनियर्स भी होते हैं, कुछ डॉक्टर्स भी होते हैं, कुछ शेफ भी होते हैं। डॉक्टर्स की बात की तो ये अलग दुनिया। हमारी दुनिया में आई स्पेशलिस्ट, आई स्पेशलिस्ट के लिए कोई जगह नहीं है। क्यों? पर यहाँ पे जो आई है वो ई वाला आई, आंख वाला नहीं है। ओके। ये बड़ा फर्क है डिफेंस में और बाहर की दुनिया में कि आई स्पेशलिस्ट, द अल्फाबेट आई, मैं, खुद, मैं, आई, हर जगह जो आई बोलेगा, ऐसे आई स्पेशलिस्टों की जगह फौज में नहीं है, टीम वर्क की जगह है। और इसके कारण शायद ये डिफेंस और सिविलियन एक अलग दुनिया का माहौल बना हुआ है। जी सर। अब इंडिया की आर्मी की बात करें तो दुनिया में टॉप 3 नंबर्स में इंडिया की आर्मी की गिनती होती है, और बहुत ही बड़ी आर्मी है, बहुत ही इक्विपमेंट्स और सब वेपन से सज्ज आर्मी है, और कुछ ना कुछ एडिशंस और डेवलपमेंट्स होते रहते हैं, अपडेट्स होते रहते हैं कंपेयर्ड टू प्रीवियस ईयर्स एंड इन टुडेज वर्ल्ड। तो कितने सारे इंडिया ने ऑपरेशंस किए हैं अब तक, जिसमें बड़ा अगर हम देखें तो हम सिविलियंस को यही पता होता है कि जैसे कारगिल हुआ था, या फिर जैसे हमारा जो स्ट्राइक हुआ था, एयर स्ट्राइक, वैसी चीजें हैं। तो इसके अलावा कोई ऑपरेशंस होते हैं क्या? क्या ऑपरेशंस इंडियन आर्मी ने कैरिड आउट किया, आप उसके ऊपर हमें बताइए। बहुत अच्छा आपने बताया निशिता कि हमारी जो फौज है, हमारी आर्मी अकेली नहीं, एयरफोर्स नेवी भी ऐसी है जो पूरी दुनिया में अपना लोहा मनवा चुके हैं। अब वो नफरी के हिसाब से हो, दैट इज द स्ट्रेंथ, द फिजिकल नंबर्स दैट वी हैव, वो तो बहुत ज्यादा है ही। मॉडर्नाइजेशन भी बहुत ज्यादा हुआ है, लेटेस्ट इक्विपमेंट, लेटेस्ट आर्मामेंट्स, लेटेस्ट वेपन्स हमारे पास आ चुके हैं। पर इन सब से दो
ऐसी चीजें जो हमारी आर्म फोर्सेस को दुनिया की किसी भी आर्म फोर्सेस से अलग करती है, वो है एक के अलग अलग ज्योग्राफिकल जगह पे, भौगोलिक विस्तारों में अलग अलग जगह पे काम करने का हमारे आर्म फोर्सेस का एक्सपीरियंस। राइट। वो राजस्थान का रेगिस्तान हो सकता है, हिमालय के पहाड़ हो सकते हैं, सूखा डेजर्ट हो सकता है, नॉर्थ ईस्ट के घने जंगल हो सकते हैं, कोस्टल लाइन हो सकती है वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट की। तो ये जो डाइवर्स एक्सपीरियंस हमारे पास है, और एक अकेली हमारी फौज है जिनके पास ऐसी कई सारे हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल, ऐसा एक स्कूल है जंगल वॉरफेयर। तो जंगल वॉरफेयर का स्कूल है, नाम भले ही स्कूल है, बट यहाँ पे द एक्सपर्ट्स, द बेस्ट ऑफ द ब्रेन्स, द बेस्ट ऑफ द वेपन्स, द बेस्ट ऑफ द ज्योग्राफिकल कंडीशंस आर देयर, कि जिसके ऊपर हम काम करते हैं। तो ये एक बड़ी बात है। दूसरी जो बड़ी बात ये है कि लड़ाई के समय पे अपने संस्कार और अपने संयम को रखते हुए लड़ाई लड़ना, ये जो हमारी सेना ने सीखा है और पूरी दुनिया को डेमोन्स्ट्रेट किया, ये बहुत बड़ी बात है। और यही शायद कारण है कि यूनाइटेड नेशंस की जो पीस कीपिंग फोर्स होती है, उसमें सबसे ज्यादा सैनिक भारतीय सेना ने दिए हैं। तो ये खुद अपने आप में ऑपरेशन है। जो आपके क्वेश्चन का सेकंड पार्ट था कि कितने ऑपरेशंस में हमने हिस्सा लिया, तो आजाद होने से पहले भी वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 में हमने हिस्सा लिया, और उसके बाद भी लगातार यूनाइटेड नेशंस, संयुक्त राष्ट्र के पीस कीपिंग फोर्स में हमारी फौज जाती रही है, लड़ती रही है। टॉकिंग ऑफ ऑल दी ऑपरेशंस एंड वॉर, जो आपने कहा, ये बहुत अच्छी बात है कि आपकी ये यंग जनरेशन जो है, आपके दिलो दिमाग में वो सर्जिकल स्ट्राइक या एयर स्ट्राइक जो हमने करी, वो बहुत एकदम ताजी है आपके माइंड्स में। तो ऐसे काम भी भारतीय सेना करती है, जहां पे हम लड़ाई का मैदान भी चुनते हैं, दुश्मन भी चुनते हैं, वक्त भी चुनते हैं, और उस दुश्मन को कैसे खत्म करेगी भारतीय सेना, वो भी हम चुनते हैं। तो ये रिसेंट थे। उससे सबसे नजदीकी रिसेंट जो आपने बताया वो कारगिल ऑपरेशन था, जो कि कारगिल वॉर शायद ना कहला पाया, क्योंकि फुल फ्लेज पाकिस्तानी आर्मी और हम लोग उसमें नहीं लड़े थे। पाकिस्तान जो हमेशा करता है वैसे, कुछ कबाइलियों के द्वारा, कुछ इर्रेगुलर्स के द्वारा, आतंकियों के द्वारा ये अटैक करवाया था। तो वो ऑपरेशन थे। इसके अलावा 47 के बाद एक बार पाकिस्तान के साथ, 65 में, 71 में जो पाकिस्तान के साथ लड़ाइयाँ हुई, वो बहुत हुई है। द इंडियन आर्म फोर्सेज एंड इंडिया एज ए नेशन, एवरी सिविलियन, एवरी इंडियन can take pride in being the only nation, citizens of our nation, soldiers of our armed forces, कि दुनिया का नक्शा किसी लड़ाई से बदला हो और नए राष्ट्र का जन्म हुआ हो, बांग्लादेश, वो हमारी सेना ने किया 71 में। चाइना के साथ 62 में वॉर हुई, ये सारे ऑपरेशंस। बट इसके अलावा कई सारे ऑपरेशंस आर्मी पीस कीपिंग और पीस टाइम में भी करती है। जैसे इंडियन पीस कीपिंग फोर्स हमारी गई थी श्रीलंका में, वैसे अलग अलग जगह पे हमारी पीस कीपिंग फोर्सेस जाती है। जब भी कोई कुदरती आपदा आती है, नेचुरल डिजास्टर होता है, तब आर्म फोर्सेस को बुलाया जाता है। वो बाढ़ हो सकती है, वो भूकंप हो सकता है, एवलांच होते हैं, तब आर्म फोर्सेस रेगुलरली जाते हैं। इतना ही नहीं, अपने प्रोफेशनल ब्रिलियंस, एक्सीलेंस और टाइम बाउंड तरीके से टारगेट को अचीव करने के कारण, जब भारत में कॉमनवेल्थ गेम्स होने हो, कुछ सही गलत, ऊपर नीचे, टेबल के ऊपर नीचे करने वाले लोगों ने कुछ भी किया हो, अचानक से वहां का कॉमनवेल्थ विलेज गेम्स का एक ब्रिज ना बने, तो उस ब्रिज को बनाने के लिए भी इंडियन आर्म फोर्सेस को बुलाया जाता है। हमारे गांव में, शहरों में, किसी खुले हुए बोरवेल में अगर कोई बच्चा गिर जाता है, तो उसको निकालने के लिए भी आर्म फोर्सेस को याद किया जाता है। और जो कि बहुत ही दुख देने वाली बात है, पर जब भी कोई भी रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट होता है, रीजनलिज्म होता है, एक जाति का दूसरी जाति के सामने विग्रह होता है, तब भी शांति की स्थापना करने के लिए आर्म फोर्सेस को बुलाया जाता है। तो ऐसा मल्टीफेरस रोल इंडियन आर्म फोर्सेस का है। मतलब ये कितना कॉन्ट्राडिक्टरी है कि आपके पास वेपन्स हैं, आप लड़ाई के लिए तैयार किए जाते हैं, लेकिन आपको ऑपरेशन पीस मेकिंग के लिए भेजा जाता है। यस, वेरी राइटली सेड। और इसलिए कहते हैं कि बहादुर और कावर्ड, अब ब्रेव एंड कावर्ड के बीच में सिर्फ ये फर्क है कि वो जो बहादुर था, डर उसको भी लगा होगा, पर 5 मिनट तक वो डर को कंट्रोल कर सका। वैसे ही गुस्सा सबको आता है, हर फौजी को आएगा। पाकिस्तानियों ने जब एलओसी क्रॉस किया, हम भी जा सकते थे एलओसी को क्रॉस करके उस तरफ, या फिर हमारे ही देश के लोग जिसके लिए हमारी फौज जान देती है,
वो जब कोई आतंकी काम करते हैं, वो सब जब देश की प्रॉपर्टी को नुकसान करते हैं, तब जैसे बाकी देशों में होता है कि बाकी आर्म फोर्सेस कू करते हैं, सत्ता पलटा कर देते हैं, वो ना करते हुए, संयम को रखते हुए, संस्कारों को रखते हुए और अपना जो रोल है वो डिफाइंड रखते हुए उस संयमित तरीके से बिहेव करना, वो भी आर्म फोर्सेस बड़े अच्छे से कर पाती है। सैल्यूट टू इंडियन आर्मी एंड नेवी एंड एयरफोर्स एज वेल कि वो पीस मेकिंग के ऑपरेशंस के लिए चुने जाते हैं, Yes. सो सर आगे बढ़ते हैं इस पॉडकास्ट में। इस एपिसोड में मुझे ये भी पूछना है कि कौन से ट्रेनिंग से आप जाते हैं। एक तो सबको पता है कि बहुत ही तगड़ी फिजिकल ट्रेनिंग होती है जहाँ पे आपको भूखा भी रखा जाता है, दौड़ाया जाता है, एक्सरसाइज वगैरह, बट आर देयर अदर पार्ट्स ऑफ ट्रेनिंग जहाँ पे आपको अदर लाइक मेंटली स्ट्रांग किया जाए, इमोशनली स्ट्रांग किया जाए, तो ये क्या ट्रेनिंग्स होते हैं? वेरी नाइस क्वेश्चन निशिता। हमारे सभी व्यूअर्स लिसनर्स जो है इस पॉडकास्ट के थे उन सबको बताते हैं कि द फिजिकल पार्ट ऑफ इट वो तो देखा जाता है और वो बड़ा एविडेंट है, इसलिए लोग उसके बारे में बात करते हैं। बट राइट फ्रॉम द डे वन जब आर्म फोर्सेस में कोई भी नया लड़का या लड़की, एंड लेट्स मेक इट वेरी क्लियर, कोई भी आर्म फोर्सेस में काम करने वाली लेडी ऑफिसर या अब तो जवान के तरीके से भी कई सारी हमारी बटालियंस में, रेजिमेंट्स में गर्ल्स इंडक्ट हो रही हैं, तो उन सब के लिए ट्रेनिंग के स्टैंडर्ड्स ऑलमोस्ट सिमिलर हैं और शुरुआत होती है मेंटल टफनेस कल्टीवेट करने से। ओके, फिजिकल स्टेमिना तो बाद में जरूर आएगा, बट वो मेंटल स्टेमिना आना चाहिए। और उसके लिए जो एक फंडा के ऊपर काम करते हैं, और थोड़ा हल्के तौर पे मजाक में भी ये बोल सकते हैं कि फर्स्ट इन द एकेडमीज दे ब्रेक अस ओके, एंड आफ्टर दैट दे मेक अस। ब्रेक अस ये कि हमको उस कगार तक पहुंचा देते हैं कि फिजिकल, मेंटल, इमोशनल थ्रेशोल्ड पर पहुंच जाते हैं। उसके बाद आदमी सिर्फ टूट सकता है, रो सकता है। लोग रोते हैं एकेडमीज में ट्रेनिंग के दौरान और ये बोलते हैं कि आई विल कर्स द डे आई जॉइन द एकेडमी, मैं कोसूंगा उस दिन को कि मैंने फौज ज्वाइन की। पर उस थ्रेशोल्ड को क्रॉस करना भी सिखाते हैं और उसके बाद जो फिजिकल एंड मेंटल स्ट्रेंथ बनती है कि अगर मैं ये झेल गया तो दुनिया की कोई भी तकलीफ है उसको मैं झेल जाऊंगा। राइट। तो ये मेंटल टफनेस, मेंटल रोबस्टनेस सिखाई जाती है, प्रैक्टिकल तरीके से सिखाई जाती है। इसके पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन नहीं हो सकते राइट। ये प्रैक्टिकली करना पड़ता है। साथ ही में इमोशनल क्वोशंट को अच्छा रखने के लिए योग और ऐसी कई सारी चीजें ट्रेनिंग में कराई जाती है। यहाँ तक कि अगर आप किसी डिनर नाइट पे बैठे हो तो एक फॉर्क और एक स्पून के साथ आप कैसे खाना खाओगे, अलग अलग किस किस्म की फॉर्क्स एंड नाइफ्स एंड स्पून्स होते हैं, कितने कोर्स का डिनर है, कौन सा ड्रिंक किस ग्लास में पिया जाता है, ऐसी सॉफ्ट स्किल्स, मैनरिज्म्स, कैसे बात करना, लैंग्वेज, कम्युनिकेशन स्किल्स, ये भी सिखाया जाता है। और साथ ही में लीगल एलिमेंट ऑल्सो, बिकॉज एज आर्म फोर्सेस प्रोफेशनल्स वी आर टू वर्क इन सिविलियन एरियाज ऑल्सो। तो उसके लिए ये सारी 360 डिग्री हर किस्म की ट्रेनिंग दी जाती है। बट अगर नटशेल में कहे तो सूरज उगने से पहले दिन शुरू हो जाता है और चांद के छुप जाने के बाद तक भी हमारी परेड, हमारा एक दो एक चलता रहता है। सो जो भी मतलब जैसे होते हैं ना, कुछ लड़कियां हैं, लड़के हैं, यंग है और नया नया आर्मी ज्वाइन किया है और इतनी ट्रेनिंग हो रही है, तो फिर कोई छोड़ के भाग जाने वाला ऐसा कोई होता है या नहीं होते ऐसे किस्से? होते हैं, बड़े सारे लोग होते हैं जो छोड़ के भागते हैं। बट जैसे आपने लड़के लड़कियों की बात की, तो इस एज में तो मोटिवेशन भी वही होता है। आर्मी के ऊपर कई सारी मूवीज बनी हैं, उसका ही एक एग्जांपल लेते हुए अगर मैं कहूं तो लक्ष्य में ऋतिक रोशन, अगर प्रीति जिंटा नहीं होती तो शायद वो वापस नहीं गया होता। तो जिन लड़के लड़कियों के बारे में आपने कहा कि जो छोड़ने का मन करता है, छोड़ते हैं, तो उनके लिए भी मोटिवेशन यही होता है कि अगर छोड़ के आ जाना, क्विट कर देना, दैट इज टेकन वेरी वेरी एडवर्सली इन द आर्म्ड फोर्सेस। उसको जिंदगी से हारा हुआ व्यक्ति माना जाता है। आप हार जाओ दिक्कत नहीं है, पर आप क्विट मत करो, ये सिखाया जाता है। और फिर उस निगाह से जब आपको कोई देखता है कि अरे तुम तो छोड़ के चले गए, हिंदी में इसका एक वर्ड है और बड़ा दिल को खराब तरीके से लगे ऐसा वर्ड है भगोड़ा। वो भगोड़ा वाला टैग कोई नहीं चाहता है। जिसने एक बार भी एकेडमी की भी वर्दी पहनी है वो अपने आप को भगोड़ा नहीं बोलना चाहेगा। तो ये जो पूरा सिस्टम बनता है वही उसको पुश करता है कि वो वापस जाए। किस केसेस में, काफी सारे केसेस में ये भी होता है कि आपकी एकेडमी से एक टीम आती है,
लोकल पुलिस स्टेशन से पुलिस भी आती है और जैसे क्रिमिनल को उठा के लेके जाते हैं वैसे आपको भी लेके जाया जाता है, फिर से एकेडमी में रखा जाता है। अच्छा, ऐसा भी होता है। यस। सर, आर्मी की मेस जो है वो बहुत फेमस है कि एवरीथिंग दैट हैपेंस अराउंड द मेस, इन द मेस, स्टेज इन द मेस, एंड यू नो, और वो बहुत हैप्पी मोमेंट्स होते हैं सबके। तो व्हाट इज द स्टोरी, मेस की क्या स्टोरी है? वी बिलीव इन टू वर्क हार्ड एंड टू पार्टी हार्डर। बट जब हम पार्टी हार्डर तरीके से जब पार्टी करते हैं तो ये एक टीम बॉन्डिंग, एक कमराडरी के कारण होता है। अब आप ये देखिए कि अगर कोई भी लड़का लड़की कोई भी 15-20 साल की सर्विस करता है, इन 15-20 सालों की सर्विस में उसको मुश्किल से 60 दिन की छुट्टी मिलती है, प्लस 20 दिन और होते हैं, बट आजकल के मौजूदा समय में वो मिल पाना मुश्किल है। तो 20 साल पूरी सर्विस, उसमें सिर्फ 60 दिन की छुट्टी, मतलब 2 महीने की छुट्टी 12 महीनों में से, तो उसका परिवार तो ये हो गया, यूनिट हो गई। तो यूनिट के साथ रहते रहते सारे त्योहार मनाना, सारी खुशियां, सारे गम, लाइफ के फेजेस, शादी, बच्चा होना, इवन बच्चों की शादी तक भी जो सर्व करते हैं, जो लोग रुकते हैं, सो एवरीथिंग इज सेलिब्रेटेड देयर। एंड व्हेन वी ट्रेन द बेस्ट, वी ऑल्सो डू पार्टी एंड वी ऑल्सो लिव द लाइफ टू द फुलेस्ट। और इसी के कारण इट्स अ वेरी हैपनिंग प्लेस जो हमारा मेस होता है। एक एक्सटेंडेड मेस या एक्सटेंडेड कॉम्प्लेक्स जो होगा, उसमें एक वेलफेयर इंस्टीट्यूट होगा, ऑफिसर्स मेस होगा, जेसीओज इंस्टीट्यूट होगा, वहाँ पे कई कई जगह पे गोल्फ कोर्सेज भी हैं, इंडोर गेम्स हैं, बास्केटबॉल कोर्ट्स है, बिलियर्ड टेबल्स होंगे, सिंगिंग कराओके ये सब होगा, एंड यस डेफिनेटली खाने पीने की जगह भी होगी। तो कैसा होता है खाना मेस का? क्या होता है फुल मील कोर्स, और डे कैसा होता है? यू नो, अगर कोई नया नया ज्वाइन करता है कि आपको ट्रेनिंग दी जा रही है, फिर आपको मेस में भी लिया जा रहा है, क्या क्या होता है? टिपिकली 2-3 फेजेस और प्रैक्टिकल एग्जांपल देके ही आपको आंसर करना चाहूंगा। शुरुआती दिनों में 5 मिनट मिल जाना खाने के लिए, ये लग्जरी माना जाता है। ओके। तो यहाँ तक कि जो हमने डांगरीज पहनी होती हैं, ओवरऑल्स, जो आज के टाइम में अगर हम बोले तो फाइटर मूवी नहीं आई है, उसमें वो ओवरऑल्स पूरा डांगरी जिप करके पहनते हैं, उसके साइड पॉकेट्स, बैक पॉकेट, सब में सैंडविचेस एंड टोस्ट को भर के जाना, ये भी एक टाइम पे लग्जरी होता है। खाने की बात करें तो अलग अलग टाइम पे अलग अलग कुजीन का खाना रहता है, मॉर्निंग्स एंड इवनिंग्स। साथ ही साथ में कभी कभी बड़ा खाना होता है, विच इज अ वेरी लैविश स्प्रेड ऑफ फूड। अगेन इट विल बी अ वेरी मल्टी कल्चरल एंड मल्टी कुजीन वाला फूड रहता है। डिनर नाइट्स होते हैं, जो 5 या 7 कोर्स के डिनर नाइट्स होते हैं, जिसमें हर स्पून, हर प्लेट का एक अलग मकसद है, उसको खाने का तरीका है, ये भी होता है। बट जैसे हमेशा बोलते हैं, पार्टी से ज्यादा आफ्टर पार्टी में ज्यादा मजा है। तो ऑर्गेनाइज पार्टीज खत्म होने के बाद जो ऑफिसर टू ऑफिसर या फैमिली टू फैमिली रिलेशनशिप जो बनते हैं, बैचलर जो अनमैरिड है, वो लोग किसी मैरिड परिवार के घर जाते हैं और उनको लेडी को तंग करना, वही जो हम परिवारों में करते हैं, तो वो बड़ा ही एक रिफ्रेशिंग एंड वेरी होमली एटमॉस्फेयर बन जाता है। ओके सर, अब ये जो यू नो हमने तो मूवीज में देखा है कि बहुत सारे यू नो आर्मी ऑफिसर्स होते हैं, उनके सेलिब्रेशंस जो हैं वो बहुत यू नो बड़े बड़े होते हैं, जैसे कि कोई इंडिपेंडेंस डे हो गया या फिर रिपब्लिक डे हो गया या फिर कोई दूसरा कोई ऐसा डे हो गया, वो बहुत अच्छे तरीके से वहाँ पे स्पेशली ऑर्गेनाइज करके मनाया जाता है, जिसमें सिविलियंस को भी इंक्लूड किया जाता है। Yes. तो ऐसे कोई बड़े जैसे बॉल नाइट हो गया, Yes. ऐसे बहुत बड़े बड़े फंक्शंस भी होते हैं, इज दैट ट्रू? Yes, that's very true, and that has been made only for that reason के जो हमने शुरुआत में बात की, वो कि सिविलियंस एंड दी फौजीज, उनके बीच का गैप कम करने के लिए। एंड इफ आई एम रिमेम्बरिंग करेक्टली, ऐसा ही एक नेवी बॉल जहां बॉल रूम डांस होता है, यू एंड योर टीम INS वल्सुरा, इंडियन नेवी की कोई भी जगह होती है उसको INS, इंडियन नेवल शिप या एस्टेब्लिशमेंट या ऐसा बोलते हैं, वल्सुरा में था, तो आप भी उधर आए थे। Yes, I saw that. That was mesmerizing. Yes, so that ballroom dance होगा, you know, fun and games, ये सब सारी चीजें चलती रहती है, तो ये जरूर होता है। गोल्फ टूर्नामेंट्स आजकल बहुत होने लगे हैं, so that is also happening. Other than that, there are so many outreach programs जो कि फौज अभी करने लगी हैं।
तो उसके कारण भी काफी वो दूरी कम हुई है, सिविलियंस लोग भी काफी नजदीक आने लगे हैं। फौज भी अब सीख रही है कि द सिविल वर्ल्ड के साथ हमको घुलना मिलना चाहिए, वो अकड़ू वाली इमेज तोड़ के ज्यादा मिंगलिंग और फ्रेंडली बनना चाहिए। जी। अब सर फौज की बात करें तो आपने अपने करियर में आपने जितना टाइम सर्व किया है आर्मी में, आपने बहुत सारे एक्सपीरियंसेस किए होंगे। सो हैव यू लाइक सीन कैजुअलिटीज या फिर कुछ इंजरीज इन फ्रंट ऑफ योर आईज, और वो क्या एक्सपीरियंस था, क्या किस्से थे, आप कहाँ पे थे, कैसे हुआ था, उन कुछ एक्सपीरियंस के बारे में बताइए। Yes, Nishita, and thank you for bringing all those old memories fresh to my mind. मेरी अलग अलग पोस्टिंग रही। My first posting was on the eastern most tip of India. ओके। उससे आगे ईस्ट कुछ भी नहीं है। तो वहाँ पे एक ऑब्जर्वेशन पोस्ट था। मैं रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी में था, तो आर्टिलरी के पास बड़ी बोफोर्स और इंडियन फील्ड गन और इस तरीके की तोप होती है, जिसको हम गन्स बोलते हैं। ये गन्स कहाँ फायर करेंगी? डेफिनेटली एनिमी के ऊपर। तो वो सही जगह पे टारगेट कर रही है कि नहीं, वो देखने के लिए एक ऑब्जर्वेशन पोस्ट होती है। तो मैं वहां पे था। वहां से वी वर एट आई बॉल डिस्टेंस, एकदम आमने सामने थे हम और चाइनीज, बीच में सिर्फ एक नदी थी। तो वहां पे काफी एक्सपीरियंसेस रहे, छोटे मोटे एक्सपीरियंसेस ऐसे जहाँ पे वो इंट्रूड करने का ट्राई कर रहे थे और हम उनको रोकने का सिस्टम एक हमने बनाया था। देयर आर सम पीपल जो पकड़े भी गए थे, एक कोई मछुआरा बन के आया, और ये सब चीजें हमने देखी है, करी है वहां पे। देन फ्रॉम दैट प्लेस ओनली नॉर्थ ईस्ट इंडिया में ही काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस में भी हम रहे। अब तो खैर काफी ठीक हो गया है, बट असम, मणिपुर, मेघालय, ये जो एरिया है उस जगह पे काफी एक समय पे टेररिज्म था। तो उस अलगाववाद को दूर करने के लिए वी वर देयर, तो वो ऑपरेशन का भी करने का फायदा और लाभ मिला है। एंड आफ्टर दैट आई वाज आल्सो देयर फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम ऑन दी पाकिस्तान बॉर्डर, राजस्थान के डेजर्ट एरिया में। एंड व्हेन आई फिनिश्ड, जब मैंने खत्म किया, तब का एक बड़ा अच्छा टेन्योर, याद रहने वाला टेन्योर है रजौरी। जम्मू कश्मीर में रजौरी है, काफी हॉट बेड ऑफ टेररिज्म बोला जाता है उसको, वहां पे भी रहा हूँ। इंजरीज की या कैजुअलिटीज की आपने बात की, तो यस, अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली जो भी कहो, ऐसे मौके कम आए हैं कि मुझे उन हालातों का सामना करना पड़े जहाँ पे अपने ही भाई को हम अपने सामने मरता हुआ देखे। वाई आई सेड अनफॉर्चुनेटली इज कि अपने भाई को शायद हम मरता हुआ नहीं देखना चाहेंगे, बट मातृभूमि की रक्षा करते करते खुद को अगर मरना पड़े तो वो मौका मिस किया। तो ऐसा हर एक फौजी के मन में होता है, हमारी यूनिट के मन में था। जब नॉर्थ ईस्ट में हम लोग थे, तब देयर वाज समथिंग व्हिच वाज देयर फ्रॉम द चाइनीज साइड, और हम लोग वो नहीं कर पाए थे। हम उतना रिटेलिएट करने के लिए जरूरत ही नहीं पड़ी वैसे। पर अगर पड़ी होती तो ऑल ऑफ अस, हम 4 लोग थे, हम चारों के चारों, जिसमें सबसे जूनियर जो एक जवान था वो 21 साल का जवान था, हम चारों के चारों वॉलंटियर कर रहे थे। और वहां पे वॉलंटियर फॉर्म भर के या रेज योर फिंगर करके नहीं होता है, वो इन द लाइन ऑफ फायर, जहां से गोली चल रही है वहां पे खुद आगे जाके बाकी अपनी टीम को पीछे कवर फायर देते हुए आगे जाने का जो वो मोमेंटम बिल्ड करना, वो ब्रेवरी, वो ब्रावडो लाना, वो होता है। तो वो हमने मिस किया, इसलिए अनफॉर्चुनेटली कह रहा हूँ। बट यस, किसी भी अपने इंजरीज वी हैव सीन, और बड़ा ही दुख होता है। यू फील के अ पार्ट ऑफ यू इज डाइंग, पार्ट ऑफ यू इज ब्लीडिंग। अगर अपना कोई फौजी दोस्त उसको कुछ हो रहा है तो उसको नहीं, हमारा खून बह रहा है, ऐसा फीलिंग जरूर आता है। सो व्हाट वाज दैट इंसिडेंट? ये इंसिडेंट था जब, एज आई टोल्ड यू, इन द नॉर्थ ईस्ट पार्ट में हम लोग थे। देयर वाज समथिंग व्हिच वी थॉट वाज एन इंट्रूजन जैसा ही कुछ था, एंड वी वर रेडी टू रिटेलिएट फॉर इट। हम लोग तैयार हो गए इन द फ्रैक्शन ऑफ द सेकंड, और जो हमारा सेकंड नेचर बन जाता है वैसे हमने हमारे हथियारों के ऊपर हाथ चला गया, एकदम ट्रिगर के ऊपर हम लोग थे, हमने हमारी पोजीशंस ले ली। तब व्हाट आई वाज सेइंग कि अ वेरी यंग सोल्जर, वो जस्ट 21 इयर्स ओल्ड, तो वो वॉलंटियर करके एकदम आगे जाता है और उस चीज को काउंटर करता है। ऑपरेशनल डिटेल्स में ना जाते हुए हम लोगों ने पूरा अपना पोजीशन ले लिया, एंड वी वर एबल टू विथ होल्ड दैट, उसको हम रोक पाए थे। उसके बाद जो बात हुई उसमें दैट 21 ईयर ओल्ड सोल्जर से मैंने पूछा, आई वॉज द सीनियर मोस्ट देयर, तो मैंने उससे पूछा कि संतोष, तुमने क्यों इतना ये एक्सुबरेंस दिखाया? ये तो हमारे सेट प्रोटोकॉल में या हमारी एसओपी में या हमारे जो हमने रोल डिफाइन करे उसमें नहीं था। तो ही सेट के साहब, अगर मैं आगे जाता तो आप लोग एक्सपीरियंस्ड हो, आप लोग मेरे से ज्यादा काबिल हो,
तो अगर मेरे जाने से हमको पता लगता कि कौन है, दुश्मन कहाँ है, क्या है, और उससे आपको पता लगता, तो मैं आपको तो बचाता ही बचाता, पर हमारे इस मिशन को मैं सक्सेसफुल कर पाता। तो खुद अपनी जान की बाजी लगा के टीम के सक्सेस के लिए जाने में भी एज इफ रेस लगती है कि मैं पहले जाऊंगा, तो वो एक बड़ा ही जिंदगी भर याद रहने वाला इंसिडेंट है। और ऐसे ही बच्चे अगर भारतीय सेना में आते रहें जनरेशंस आफ्टर जनरेशंस, तो वी कैन बी रेस्ट एश्योर्ड कि दोबारा फिर से भारत माता के ऊपर कोई दुश्मन आंख उठा के नहीं देख पाएगा। फॉर श्योर। जिस तरीके से जैसे वेपन्स भी अभी हमारे इंडियन आर्मी में आ रहे हैं, एयरफोर्स में आ रहे हैं, प्लेन्स आ रहे हैं, फाइटर प्लेन्स, और नेवी में भी बहुत सारा अच्छा डेवलपमेंट है। वेपन्स के बारे में अगर बात करें तो अभी लेटेस्ट जो अपडेट्स हैं, डेवलपमेंट्स है, क्या आप उसके बारे में कुछ बता सकते हैं? क्या क्या नए डेवलपमेंट्स हुए हैं? अब बहुत डेवलपमेंट हुआ निशिता। अगर हम प्लेन्स की बात करें, जो फाइटर प्लेन्स की आपने बात की, तो द बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्लेन्स वी हैव। नॉट जस्ट दैट, हम खुद बना रहे हैं। LCA तेजस जो अपना है, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस, वो 100% इंडिजिनियसली बिल्ट बाय इंडिया, और वो बाकी के देश मांग रहे हैं अभी भारत से। एक वो भी जमाना था जब एक छोटा सा GPS कि जिसके ऊपर हमको नेविगेट करना है, एक जगह से दूसरी जगह जाना है, तो उसमें सैटेलाइट्स के लिए हमको अमेरिकन सैटेलाइट्स का सहारा लेना पड़ता था। हम लोग सब यंग ऑफिसर्स थे, यंग कैडेट्स थे, तब ये सोचते थे कि अगर हमने कोई लड़ाई छिड़ी, भारत पहला एग्रेसर नहीं रहता है, बट अगर कोई ऐसी लड़ाई का वक्त हुआ जब कुछ ऐसा हो गया कि अमेरिका हमारे दुश्मन के साथ है, तब ये हमारे GPS तो वीडियो गेम बन जाएंगे। अमेरिका तुरंत बंद कर देगा वो GPS। तो उस समय से आज का समय, जब हम आज के डेट में डिफेंस टेक्नोलॉजी, डिफेंस वेपनरी ये एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, नेवी में भी काफी सारे इंडिजिनियसली बिल्ट नेवल कैरियर्स हमने बना लिए हैं, छोटे छोटे फ्रिगेट्स हमने बना लिए हैं। एंड मोर देन एनीथिंग, वेपन्स की बात छोड़िए, उन वेपन को चलाता कौन है? वो चलाने वाले जो फौजी हैं, वो लड़के लड़कियां सब, वो जो है वो भारत की रियल स्ट्रेंथ है। एंड दैट कंबाइंड विद द विजन ऑफ आत्मनिर्भर भारत, जहां पे हमने खुद ने डिफेंस प्रोडक्शन शुरू किया है। हमारे गुजरात में कई सारी ऐसी कंपनीज हैं। आई कैन कोट बड़ौदा में, अहमदाबाद में, राजकोट में, जो लोग पहले CNC का प्रोडक्शन करते थे, वो लोग आज की डेट में डिफेंस का इक्विपमेंट बना रहे हैं। जस्ट टू नेम वन, देयर इज वन मैक पावर। अभी जो गांधीनगर में एक डिफेंस एक्सपो हुआ, मैक पावर शोन, एंड दे आर टेकिंग बिग लीड, दे आर मेकिंग गुड प्रोडक्शन। तो ऐसी कई सारी कंपनीज हैं जो खुद बना रही है। DRDO है, DRDO इज बिकमिंग अ डिफेंस टेक्नोलॉजी फ्रंट रनर ग्लोबली। तो DRDO बड़ा अच्छा काम कर रहा है। The Ambanis have also pitched into it, and Adani also is doing something else, and there are so many. Let's not name more and more, but ऐसे कई सारे लोग हैं जो डिफेंस टेक्नोलॉजी को अभी एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये काफी बड़ा लीप लिया है इंडिया ने। वेरी नाइस। मतलब सिर्फ लड़ने के तौर पे या फिर सेना सज होने के तौर पे ही नहीं, हम दूसरी सेना भी सज करा रहे हैं। यस यस, वेरी नाइसली सेड। यस। तो सर, अब अगर सेना की बात करें तो मैंने देखा है MS धोनी को बीइंग द पार्ट ऑफ द आर्मी, तो वो कैसे पॉसिबल है? ही इज अ क्रिकेटर और वो सेना का भी पार्ट है। मैं पॉडकास्टिंग करती तो मुझे भी अगर पार्ट होना है, तो कैसे पॉसिबल है ये? आप भी कर सकते हो निशिता, क्यों नहीं कर सकते हो। एंड MS धोनी भी करते हैं। वैसे अगर देखा जाए तो MS धोनी एक अकेले नहीं है। MS धोनी है, कपिल देव है, सचिन तेंदुलकर है, कुछ पॉलिटिशियंस भी हैं, जो लोग टेरिटोरियल आर्मी ज्वाइन करके वर्दी हासिल कर सकते हैं। आर्मी यूनिट्स, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, सभी यूनिट्स में जा सकते हैं, वहां जाके सर्विस दे सकते हैं। अब सर्विस इन द सेंस ऑफ सर्विस ओनली कि साल में 2 महीने जाना है। Okay. And that's where I say कि somebody like you or any youngster, a boy, no, he can do it. वो ये है कि टेरिटोरियल आर्मी एक ऐसी हमारी सेना है कि जिसमें आपको अगर जाना है तो फर्स्टली तो आप 42 इयर्स की एज तक क्वालिफाइड हो। So उसमें ऐसा नहीं है कि आपका 30 क्रॉस हो गया, so your fitness is ruined and you cannot do, ऐसा कुछ नहीं। बिल्कुल नहीं है। Till the age of 42 you can do it. You can have any graduation or any educational background. उससे एक और आगे आप कोई भी जगह पे अपना खुद का बिजनेस या नौकरी भी कर सकते हैं। All you have to do is write an exam, pass the exam,
पहली बार 10-11 महीने का ट्रेनिंग होगा। इस ट्रेनिंग के साथ साथ आपको स्टाइपेंड भी मिलेगा, रैंक भी पहनने को मिलेगा, ओके वर्दी पहनने को मिलेगी, और उसके बाद हर साल में 2 महीने आपको देने हैं अपनी यूनिट को, जो कि MS धोनी को हम ज्यादा इसलिए देखते हैं क्योंकि ये काम वो रिलीजियसली करते हैं। सब लोग करते हैं, सेलिब्रिटीज जो ये ऑनररी रैंक्स हैं ये इसलिए दिए गए हैं कि दे आर दी ओपिनियन लीडर्स, आजकल के वो आइकन हैं, यंगस्टर्स उनको लुकअप करते हैं। सो व्हेन दे डू इट, और वो बटालियन में जाके वही खाना, उनके साथ ही रहना, वही ट्रेनिंग करे, तो और लोग भी ज्वाइन करना चाहेंगे। टेरिटोरियल आर्मी क्या करता है, अगर किसी लड़ाई के समय में कोई यूनिट, जैसे अहमदाबाद में हमारी जो यहाँ पे एक डिवीजन है, वो डिवीजन अपने ऑपरेशनल एरिया में लड़ाई के लिए जाएगा, तो अहमदाबाद का शाहीबाग वाला जो कैंटोनमेंट है उसको कौन मैनेज करेगा, बीच की सप्लाई लाइन को कौन मैनेज करेगा, और ऐसे कई सारे काम कौन मैनेज करेगा, तो वो ये टेरिटोरियल आर्मी करती है। एंड अपने पॉडकास्ट के सभी व्यूअर्स को हम ये कह सकते हैं कि एवरीबॉडी शुड ट्राई फॉर इट। वो एड्रेनल रश भी मिलता है, वो वर्दी का चार्म भी मिलता है, और मातृभूमि की सेवा करने का जो सुकून है वो तो जरूर मिलता ही है। तो सर ये कोई भी कॉर्पोरेट में हो, कोई डॉक्टर हो, कोई इंजीनियर हो, कुछ भी हो, एनीबॉडी कैन गो? Anybody can go and your educational qualification will only help you more. ये नहीं कि मैंने ज्यादा पढ़ाई कर ली तो अब मैं फौज में क्या करूंगा, नहीं। फौज नीड्स एवरी टाइप ऑफ पीपल फ्रॉम एवरी वॉक एंड एवरी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो कोई भी जा सकता है, 42 इयर्स की एज तक होता है। टेरिटोरियल आर्मी के नाम का एक वेब पेज है, ज्वाइन इंडियन आर्मी वाली वेबसाइट पे, वो सभी लोग देखें, और इट्स अ वेरी नाइस थिंग, वन शुड टेक अप। Wow, that's a great news. Yes. People are really unaware about such things. जैसे कि अगर हम कहना चाहें तो अग्निवीर के बारे में भी लोगों को ज्यादा नहीं पता है कि अग्निवीर क्या है। ये जो एक नया कॉन्सेप्ट लॉन्च हुआ है इंडियन आर्मी में, व्हाट इज दैट? निशिता, आपके थ्रू हम अपने पॉडकास्ट के यंग लिसनर्स से बात कर रहे हैं, यंग व्यूवर जो हैं उनसे बात कर रहे हैं, तो लेट अस मेक इट वेरी क्लियर कि अग्निवीर जो है, अग्निवीर स्कीम की बात कम हुई है, कंट्रोवर्सी की बातें ज्यादा हुई है, राइट। बट कीपिंग इट वेरी स्ट्रेट एंड वेरी सिंपल, अब जवान के तरीके से अगर आपको ज्वाइन करना है आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, तो अग्निवीर इज द ओनली वे टू गेट इनटू द आर्म्ड फोर्सेस। 10th या 12th स्टैंडर्ड या ग्रेजुएशन के बाद भी आप ये ज्वाइन कर सकते हैं। अगर 16.5 या 17.5 साल की उम्र से आप एनरोल हो सकते हैं। वो एनरोल होते होते आप स्टाइपेंड लेंगे, आपको वर्दी मिलेगी, आप पोस्टेड होंगे। 4 साल तक आपने सर्विस करनी है। जो फाइनेंशियल बेनिफिट्स है वो भी काफी बढ़ा दिए गए हैं जो पहले थे उससे। उन 4 सालों के बाद कुछ लोगों को अपने मेरिट के हिसाब से, एंड लेट मी मेक इट वेरी क्लियर निशिता, के फौज में कोई भी रिजर्वेशन नहीं है, इसका परसेंटेज ऐसा कुछ नहीं है। द ओनली थिंग विच इज देयर इन द आर्म्ड फोर्सेस इज मेरिटोक्रेसी। अपने मेरिट के ऊपर अगर आप कुछ कमाते हो या फिर कुछ हासिल करते हो, वो पोस्ट हो, प्रमोशन हो, कुछ भी, तो अपने मेरिट पे, अपने बलबूते पे है। 4 साल के बाद अपने मेरिट के हिसाब से कुछ लोगों को रिटेन किया जाएगा, कुछ लोगों को विद स्पेशल सैंक्शन एंड विद स्पेशल परमिशन BSF या ऐसी किसी पैरामिलिट्री फोर्स में ज्वाइन करने के लिए भी उनके लिए रिजर्व सीट्स होंगी। तो इस पूरी सिस्टम को नाम दिया गया है अग्निवीर। अग्निवीर के अंतर्गत आर्मी, नेवी, एयरफोर्स आप सब में ज्वाइन कर सकते हैं। इवन द लेडीज धीरे धीरे उनको भी इसमें शामिल करने वाले हैं। अब लेडीज की बात करें तो फीमेल सोल्जर्स भी अब तो लिए जाते हैं और काफी जगह पे उनको पोस्टिंग भी दी जाती है। तो like what are the roles that are been given to female soldiers? वेरी नाइस क्वेश्चन निशिता। फीमेल ऑफिसर्स तो पहले से ही थे, बट जब रोल की आप बात करते हो या लड़ाई के कंडीशन की बात करते हो या फिर पीस टाइम की बात करते हो, तो मेल या फीमेल में कोई डिफरेंशिएशन किया जाता नहीं है। एवरीबॉडी इज सीन एज सिमिलर। बट अभी अगर हम खाली फीमेल्स की बात करें तो पहले वो आर्मी एयर डिफेंस, इंजीनियर्स की कोर, इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स, सिग्नल्स रेजिमेंट, इन सब में जाते थे। अब द कोर ऑफ मिलिट्री पुलिस में भी जवान के तौर पे अ लेडी कैन गो। उनकी 2 या 3 बैचेस पास आउट हो चुकी है ऑलरेडी। ओके। तो वो लोग क्या करते हैं, मिलिट्री पुलिस का काम है, जब भी मिलिट्री की कॉन्वॉय एक जगह से दूसरी जगह जाती है, इंटरनली डिसिप्लिन मेंटेन करना है, सिविलियन एरिया में मिलिट्री का कैंटोनमेंट है और लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना है, सीक्रेसी को मेंटेन करना है,
कोई दूसरा जासूसी सिस्टम तो हमारे ऊपर काम नहीं कर रहा है, उसको चेक करना है, तो ये सारा काम मिलिट्री पुलिस करती हैं एंड द लेडीज आर पार्ट ऑफ इट। साथ ही साथ में मिलिट्री इंटेलिजेंस जो है, मिलिट्री इंटेलिजेंस में भी लेडी ऑफिसर्स बड़ी तादाद में है। ऑफिसर बनने के लिए एनडीए खड़कवासला पूना में प्रीमियर इंस्टीट्यूट है, वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट्स इन एशिया वी कैन से। 12th स्टैंडर्ड के बाद उसमें आप जा सकते हो, तो उसमें भी लेडी कैडेट्स अब बहुत ही बढ़ चढ़ के शामिल होने लगी है। Right, so there are n number of opportunities for females as well in Yes. defense, right? Yes. So they can join anytime, like anywhere, any field they want to. Yes. चाहे वो नेवी हो, एयरफोर्स हो या फिर आर्मी हो। Yes. अब सर बात करते हैं कुछ ऐसी चीजों की जो सिविलियंस को पता नहीं है, जैसे कि आपने बोला कि बहुत सारी सीक्रेसी मेंटेन की जाती है, कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन की जाती है। तो क्या ऐसे एक्सपीरियंसेस आर्म्ड फोर्सेस में होते हैं जहाँ पे उनको कोई चीज, जैसे कोई बड़ा पॉलिटिकल लीडर के ऊपर खतरा, ये सब तो ठीक Yes, है, yes, yes. बट कुछ डिसीजंस आने वाले हैं किसी नेशन के, कि जैसे डिमोनेटाइजेशन हो गया, ऐसे कोई बड़े डिसीजंस आने वाले, उसके बारे में भी क्या आर्मी को पहले से पता रहता है? यस, ऐसे कई सारे डिसीजंस के बारे में आर्मी को पता तब रहता है जब डिफेंस मिनिस्टर या डिफेंस सेक्रेटरी, और अब तो हमारे पास सीडीएस की भी पोस्ट है, तो पहले ये सीडीएस वाली पोस्ट नहीं थी, तो इनके कारण देश में कोई ट्रबल ना हो और कोई पॉलिटिकल डिसीजन की आपने बात की, तो पिछले कई दशकों में आज़ादी के बाद पहली बार जो सबसे बड़ा कदम उठाया गया, और मैं कहूँगा उस दिन पूरी तरीके से भारत जुड़ गया कश्मीर से, वो था द 370। उस 370 का एब्रोगेशन होना, उसको कम किया जाना, उसके जो प्रावधान थे उसको कम करना, ये जब हुआ तब द नॉर्दर्न कमांड ऑफ द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस आर्मी, उनको कॉन्फिडेंस में लिया गया था, उनको तैयारी का टाइम दिया गया था, उनका एक्शन प्लान लिया गया था, और जब ये सब कुछ रेडी था और ऐसी कई सारी चीजें रेडी हुई, उसके बाद ही ये पॉलिटिकल डिसीजन लिया गया, नेशनल डिसीजन लिया गया कि अब हम आर्टिकल 370 को एब्रोगेट करेंगे। ये इसलिए जरूरी है कि इतने बड़े डिसीजन जब लिए जाते हैं उसके बाद इसके रिपरकेशंस कई सारे हो सकते हैं, जैसे टू कोट वन मोर, आगरा समिट between Mr. Atal Bihari Vajpayee and then Pervez Musharraf, the president or the CEO या the autocrat बोल दो पाकिस्तान का, उनके बीच में हुए थे, तो तब भी आर्म फोर्सेस से काफी इनपुट्स लिए गए थे, और जब ये नहीं लिए जाते या फिर जब कोई ऐसा इश्यू होता है तब यस नुकसान भी होता है, क्योंकि एक टाइम पे हम अमन की आशा की बात कर रहे थे और पाकिस्तान ने पीठ में खंजर भोंका, तो ये होता है। ऐसा ना हो इसलिए इन मेजॉरिटी ऑफ द केसेस एंड इन द बेस्ट ऑफ द केसेस आर्म फोर्सेस को कॉन्फिडेंस में जरूर लिया जाता है। सो हमसे पहले, सिविलियन से पहले आर्मी को पता चल जाता है कि थोड़ा सा पहले। ओके सर, अब हमारे पॉडकास्ट का एक सेगमेंट है टेक अवे, जहाँ पे हम हमारे जो व्यूवर्स हैं उनको कुछ मिल सके इस पॉडकास्ट से, ऐसी बात करते हैं। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि अगर कोई आर्म्ड फोर्सेस में आता है तो उसको क्या मिलेगा? मतलब अभी तो क्या है कि सब एक ही बात करते हैं कि पैकेज क्या है, लाइफ स्टाइल क्या है, लग्जरी क्या मिलेंगे, और व्हाट विल बी द लाइफ स्टाइल। तो अगर कोई आर्म्ड फोर्सेस या फिर डिफेंस ज्वाइन करता है तो उसको क्या मिलेगा? निशिता, आपका ये पॉडकास्ट और टेक अवे की बात करते हैं तो एकदम बुलेट पॉइंट में कट टू कट बात करेंगे ताकि इनको लगे कि नहीं ये काफी चीजें मिलती है। पैकेज का आपने बोला, द बेस्ट ऑफ द सैलरीज मिलती है। वो चला गया जमाना कि जब फौजी को एक अलग निगाह से देखा जाता, दे गेट द बेस्ट ऑफ द सैलरीज दैट दे आर देयर। क्वालिटी ऑफ लाइफ कम्स नेक्स्ट। जो क्वालिटी ऑफ लाइफ मिलती है वो अपने से कम 3 गुना ज्यादा कमाने वाले व्यक्ति भी अफोर्ड ना कर सके, वैसी क्वालिटी ऑफ लाइफ मिलती है। आप देख लो, अहमदाबाद में अगर आपको गोल्फ कोर्स का मेंबरशिप लेना है तो आपको कितने लाख देने पड़ेंगे और कितने साल के वेटिंग के बाद गोल्फ कोर्स का मेंबरशिप मिलेगा। द क्लब कल्चर, द आर्मी मैसेज, वो सब जो मिलेगा वो आपकी सैलरी से 3 फोल्ड ज्यादा है, तो ये बड़ी बात है। सेकेंड बड़ी बात ये है कि आपको अश्योरेंस मिलता है आपके करियर में, अनलेस के आप ही कोई कांड कर दो तो बात और है, बाकी हायर एंड फायर जो कॉर्पोरेट कल्चर में होता है वो नहीं होगा। जो वर्किंग एनवायरनमेंट है वो बहुत ही अच्छा वर्किंग एनवायरनमेंट होगा। कमराडरी, बंधुत्व की भावना जो है वो एकदम बड़े अच्छे से होगी।
पूरा फैमिली के तौर पे साथ में रहने वाली बात है, वो जरूर होगी। बच्चों के लिए फ्यूचर, बच्चों की स्कूलिंग, बच्चों का स्पोर्टिंग, बच्चों के लिए और स्कॉलरशिप्स एंड अदर बेनिफिट्स, वो भी बहुत ही अच्छा है। और इन सबसे ज्यादा दो चीजें, हर भारतीय की आंख में आपके लिए इज्जत और आपके दिल में वो सुकून कि मैं भारत माता के लिए कुछ कर रहा हूं। तो ये सारे टेक अवेज इनफ है किसी भी यंगस्टर को वो डिसीजन लेने के लिए कि मुझे फौज ज्वाइन करनी चाहिए। एब्सोल्युटली सर। और हम तो जाते हैं, मतलब सेलिब्रिटीज को ये स्टेटस मिलता है कि भाई वो जाएंगे तो उनके आगे एक गाड़ी जाएगी, पीछे एक गाड़ी हाँ। जाएगी। लेकिन सेलिब्रिटी अगर ना होने पर भी अगर आप आर्मी में हैं तो आपको ये स्टेटस मिलता है कि आगे भी एक गाड़ी जाएगी, पीछे भी एंड एक गाड़ी जाएगी। उसके लिए हमें थैंक करना चाहिए, कोई भी फौजी थैंक करेगा द ग्रैटिट्यूड दैट वी शो टुवर्ड्स द पीपल ऑफ इंडिया। हमेशा से, जब मैं सर्विस में था तब भी और अभी सर्विस में नहीं है तब भी, और मेरे जैसे सब लोगों ने ये रियलाइज किया है कि बहुत ही कृतज्ञ राष्ट्र है भारत। हर नागरिक भारत का फौज को एक अच्छी इज्जत से देखता है और यही हमारा मोटिवेशन फैक्टर भी है कि हम कुछ ना कुछ करते रहें। ड्यूरिंग सर्विस तो डेफिनेटली यस, आफ्टर सर्विस भी सोसाइटी को, देश को कुछ मदद अगर कर सके तो करते रहें। तो इट इज थैंक्स टू यू ऑल सिटीजन्स एज वी से फॉर शोइंग दिस रिस्पेक्ट टुवर्ड्स अस। सर दूसरी बात कि अगर जैसे कि किसी और को, मतलब आर्मी कैंटीन भी फेमस है और वहाँ से बहुत सारा सामान जो है वो लोग लेते हैं, और कोई किसी अपने आर्मी फ्रेंड से बात करेंगे, तुम्हारा कार्ड है तो हमें बताना ये वो, तो उसके लिए उसका फायदा कैसे लिया जा सकता है बाय सिविलियंस? पहले तो कितना बड़ा फायदा है वो थोड़ा बता देते हैं। एक छोटे से स्नैक के पैकेट जो शायद 5 रुपए या 10 रुपए का आएगा, वहां से लेके कार आप ओह। खरीद सकते हो विथ ए वेरी रिड्यूस्ड रेट्स, क्योंकि कुछ टैक्सेस और कुछ कंसेशंस और वो सब चीजें हैं। बट दिस इज सपोज टू बी फॉर द आर्म्ड फोर्सेस। तो उसका अगर फायदा लेना है तो आप किसी फौजी को दोस्त बना लो, ये बेस्ट तरीका है, या उससे भी अच्छा तरीका आप खुद फौज ज्वाइन कर लीजिए। वेरी ट्रू। सर अब लास्ट में मैं आपसे बस यही जानना चाहूंगी कि एक कोई ऐसा किस्सा आपकी जीवन का, आपकी आर्मी जर्नी का, जो आप हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करना चाहें। निशिता, वंस अगेन थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग दोज मेमोरीज टू माय हार्ट। मेरी आर्मी सर्विस का सिर्फ अगर एक ऐसा किस्सा जो अगर मुझे याद करना हो कि उसके कारण मेरा फौज में होना सार्थक रहा, उतना ही नहीं मेरा जन्म लेना सार्थक हुआ, तो वो मैं ये कह सकता हूं कि साल 2008 में जब जमशेदपुर में थे तब वहां पे एक बाढ़ आई थी। अ क्लासिकल केस के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन थोड़ा लेट रिएक्ट करता है, हमारी डिजास्टर का सामना करने की तैयारी इतनी होती नहीं है, बाकी जो हमारी पूरी सिविलियन पॉपुलेशन है वो लोग भी किसी डिजास्टर का सामना करने के लिए इतने ट्रेन नहीं होते हैं, हम इतने मॉक ड्रिल्स नहीं करते हैं जितना जापान करता है शायद। तो ऐसा एक मौका रहा साल 2008 में, जमशेदपुर में बाढ़ आती है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हमारी रेजिमेंट को एक कॉल देती है विच इज कॉल्ड एड टू सिविल अथॉरिटी। हमारी बटालियंस जो तैयार थी वो अगले कुछ मिनटों में ही अपने कॉलम्स लेके जवानों के साथ अपनी गाड़ियों में अपने प्रोटेक्टिव गियर के साथ पहुंच जाते हैं फ्लड रेस्क्यू करने के लिए। बट एज आई से द क्लासिकल केस जिसको हम रिलेट कर सकते हैं टाइटैनिक मूवी के साथ भी और ऐसे किसी भी हादसे के साथ, कि जो सबसे गरीब, सबसे मार्जिनलाइज हुआ जो तबका होता है उस जगह से इंफॉर्मेशन लेट आती है। तो वैसे ही एक जगह थी जमशेदपुर सिटी में जहाँ पे लेबर क्लास और बाकी द लेस प्रिविलेज क्लास रहते थे। वहां से इंफॉर्मेशन आती है कि यहाँ तक तो कोई आया ही नहीं और लोग डूब रहे हैं, दूसरे तीसरे मंजिल तक, फ्लोर तक पानी आ गया। तब मैं वहां पे मेरे 2 जवानों के साथ गया, हमने वहां पे देखा, उन्होंने बड़ी अच्छी अपने तरीके से सिस्टम बना रखी थी इस उम्मीद में कि फौज आएगी और हमको बचाएगी। वहां के एक नेता से थे, वो हमको एक ऊंची सी टेरेस के ऊपर लेके गए, घर दिखाए, उन्होंने कुछ सिग्नल्स टाइप किए थे कि टॉर्च को फ्लिकर करते थे, कितनी बार टॉर्च को फ्लिकर करेंगे वो ये बताता था कि उस घर की टेरेस पे कितने लोग हैं जिनको बचाना है। वाओ। तो ये देखा, नीचे आए हम लोग, पर वहां पे कोई लाइफ बोट्स या कुछ भी नहीं था। हमारे पास जो कुछ भी था वो हम किसी और जगह पे लगा चुके थे। तो अगर सरकारी जवाब देना होता तो शायद हम कह सकते थे कि अभी हम कुछ नहीं कर पाएंगे, जब हमको कोई री इन्फोर्समेंट मिलेगा तब करेंगे।
बट मेरे साथ दोनों जवान थे, मैं था, मेरे कमांडिंग ऑफिसर से मैंने बात की और इमीडिएटली हम लोग एक्शन में आ गए। एक अम्यूजमेंट पार्क, जैसे अहमदाबाद में कांकरिया तड़ाव हो और वहां पे बोटिंग हो रही हो, एक अम्यूजमेंट पार्क के कॉन्ट्रैक्टर की वहां पे बोट पड़ी थी। उस बोट को लेते हुए किसी पुराने मकान के टूटे हुए दरवाजे को ओर्स बनाते हुए, पेडल बनाते हुए हमने रेस्क्यू ऑपरेशन किया और करीब 36 घंटे तक ये ऑपरेशन चला। अलग अलग तरीके से पूरी रेजिमेंट ने ये काम किया, पर मैं और मेरे साथ जो 2 जवान थे, हमने 64 लोगों की जान बचाई। वाओ। मुझे उसके लिए द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, सैन्य के जो हेड होते हैं, उनकी तरफ से एक कमेंडेशन कार्ड मिला और मेरे साथ आई एम वेरी हैप्पी फॉर हिम आल्सो कि मेरे साथ जो एक जवान था, एंड ही हैपेंड टू बी द ओनली जवान रेजिमेंट का, कि उसको भी जनरल ऑफिसर कमांडिंग ऑफ दैट कमांड की तरफ से एक कमेंडेशन कार्ड, एक मेडल प्रशस्ति पत्र मिला। पर उससे भी बड़ी बात यह थी कि ये जो 64 लोगों की जान बचाई, उसमें से कुछ परिवारों के साथ आज भी कांटेक्ट है। एक प्रेग्नेंट लेडी, एक न्यूबॉर्न बच्चा, अपने दादा दादी के साथ रहने वाली 5-6 साल की 2 ट्विन बहनें, और ये सारे धर्मों के थे। इन सबको बचाना, दैट वाज अ वेरी सेटिस्फाइंग थिंग, एंड फॉर विच आई से के थैंक गॉड फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी इन दिस लाइफ टाइम। वाओ, अमेजिंग। तो ये 36 घंटे का जो ऑपरेशन था, वो उसके बाद आपको थकान या सो गए थे, क्या हुआ था? ऑपरेशन सहायता इसका नाम था। तो हमने तो सहायता की जो हुई, पर उसके बाद परिवार सहायता करता है। माय वाइफ शी वाज देयर, माय मदर शी वाज देयर, एंड दे इमीडिएटली गॉट इनटू द एक्शन। डिफेंस भी काम करता है, हमारे डॉक्टर और वो लोग सब थे, तो उन्होंने हमको रेस्ट और ये सब चीज़ें करी। बट द सेटिस्फैक्शन विच आई गॉट आफ्टर सीइंग माय यंग डॉटर, माय वाइफ, माय मदर, एंड हम चाहे कितने ही ब्रवाडो की बात कर ले, बट वी ऑल ड्रो इंस्पिरेशन फ्रॉम द लेडीज़। तो उनकी जो सुकून और उनके जो आशीर्वाद और उनको जो शांति मिली कि हाँ बेटा वापस आया, और सिर्फ वापस नहीं आया, कईयों को बचा के वापस आया, तो उससे थकान उतर जाती है। Wow, superb. Thank you so much. It was wonderful having this Pleasure. conversation with you, sir. And बहुत सारी ऐसी बातें जो बहुत से सिविलियंस को ही नहीं, बहुत सारे लोगों को पूरी दुनिया में नहीं पता होती है कि इंडियन आर्मी में क्या क्या ऑपरेशंस होते हैं और कैसे कैसे काम होते हैं. So thank you for lighting that out. It was wonderful having you. Thank you, and same to you. Jai Hind, and wish you all the best for this podcast series of yours. थैंक यू। तो ये थे हमारे कैप्टन जयदेव जोशी आज के इस पॉडकास्ट में, जहां से हमने डिफेंस की दुनिया की सैर की। अगले एपिसोड में एक नए गेस्ट से मिलेंगे, तब तक के लिए जुड़े रहिए। फर्नीचर कर्टेसी, टेरोनी फर्नीचर प्राइवेट लिमिटेड।